नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा। वॉशिंगटन डीसी में विरोध के लिए सड़कों पर उतरे लोग। ट्रंप नीतियों के खिलाफ देशव्यापी विवाद। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया है। और इसी बीच देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और इसी तरह के प्रदर्शन जो है अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी आयोजित किए जाने की योजना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे कार्यकाल अपने अगले साल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि ट्रंप के अपने 1 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और घरेलू राजनीति के हर नियमों को चुनौती दी है। उनके फैसलों ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। ताजा तस्वीरें जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी से सामने आई है, जहां लोगों ने ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मौजूदा ट्रंप सरकार ने अमेरिका की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है और सालों में बनाई गई सद्भावना को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने खुद को एक अलग थलग देश की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। हमने जो सद्भावना बनाई थी उसे खुद को नष्ट कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो चुका है। ऐसे में वॉशिंगटन डीसी में जो लोगों का है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की, जहां पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। और ऐसे में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर ट्रंप सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि भारत पाकिस्तान को लेकर फिर बोले हैं ट्रंप। भारत पाकिस्तान टकराव पर ट्रंप का बड़ा दावा। हालात जो है वो परमाणु जंग तक पहुंच रहे थे। ट्रंप ने ये बयान दिया है और मैंने बड़ा संकट टाल दिया है। ट्रंप का ये बड़ा दावा एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात जो थे वो परमाणु जंग तक पहुंच रहे थे, पर मैंने बड़ा संकट टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो उन्होंने ही रुकवाया था। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति में थे और हालात परमाणु युद्ध तक जा पहुंचे थे। यह बयान ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर दिया है, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बीते 10 महीने में उन्होंने ऐसे 8 युद्ध खत्म कराए जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उस दौरान 8 विमान गिराए गए और उनके आकलन में दोनों देश परमाणु टकराव के करीब पहुंच चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे निजी तौर पर कहा था कि उनकी पहले से लाखों लोगों की जान बची है और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को हर एक युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया है। उन्होंने ये भी टिप्पणी ऐसे समय में की है जब वो पहले भी सार्वजनिक मंचों से नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें ये सम्मान नहीं मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया। Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. Israel and Iran. Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam, and I got them to stop. I still got to work it out because they put a dam up in Ethiopia that stops the flow from a little river called the Nile
I always think of the Nile being in Egypt, you know, beautiful Nile with the pyramids, but they put a dam up. You know who paid for the dam? The United States of America. It's the biggest dam, I think, in the world. They put a dam up. I said, how did you let that happen? Why would we have done that? We financed it. This country would, I don't know. Maybe it was a Republican president, but I don't think it was. I think it was a Democrat. But what a terrible thing. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान एक बार सामने आया है फिर से, और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ था वो उन्होंने ही रुकवाया था। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? अनिता जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये 70 से ज्यादा बार ये स्टेटमेंट आ चुका है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था, अमेरिका ने रुकवाया था, उन्होंने इस बीच में मध्यस्थता की थी, और इसके सबूत उस वक्त इसलिए भी उठे थे, इस युद्ध विराम पर इसलिए भी उंगलियां उठी थी कि पूरी दुनिया को, इवन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी जो ट्रंप है उनके ट्वीट के माध्यम से पता चला था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक चुका है। तो इसमें आज तक ये सस्पेंस बना हुआ है। भारत सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता से ये युद्ध रुका है। भारत सरकार लगातार यही कहती रही कि दोनों देश की सेनाओं ने आपस में बात की, उसके आधार पर ये युद्ध रुका। बिल्कुल। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार अगर नहीं मिल रहा है तो जो ट्रंप हैं वो बेबाक होकर हर तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, नोबेल शांति के पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने भी उनका नाम सजेस्ट किया था और कई और देशों ने भी उनका नाम सजेस्ट किया था, जो अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हैं। लेकिन नोबेल पुरस्कार के अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं, अपने अलग तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप इसके हकदार भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इसके हकदार नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने कई जंगें लड़ी है, कई देशों को बर्बाद करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो फिलिस्तीन की बात कर लिए, गाजा की बात कर लिए, इजराइल की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए। दुनिया के ऐसे कई देश है जिन पर अमेरिका ने जबरदस्ती उनके कभी ऑयल को लेकर के, कभी अभी हाल ही में आपने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से उठाकर ले गए। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी एंगल से इस जो ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, इसके हकदार नहीं है। बिल्कुल। संदीप जी, इतनी सारी चीजें आपने मुझे बताई कि यहाँ हमले हुए, इसमें अमेरिका का हाथ था, वेनेजुएला की भी मैं बात करूं, राष्ट्रपति को उठा लाए, उनकी वाइफ को उठाकर लेकर आए, लेकिन ये बार बार वैश्विक मंचों पर जाके जो ये दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या ये इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है? देखिए अनिता जी, ये एक स्ट्रेटेजी है इनकी, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि शांति का दूत मैं हूँ, लेकिन हकीकत यह है उसकी आड़ में पूरी दुनिया के, आप ये देखिए ईरान पे ये कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं, लीबिया पर इनका कब्जा है, वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थों पर इनका कब्जा है, इराक में इनका कब्जा है, वहाँ के सारे तेल पर इनका कब्जा है, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, पूरे गल्फ कंट्रीज पर इन्होंने अपना एक अधिकार जमा के रखा है। अब इन्होंने वेनेजुएला पर अपना अधिकार जमा लिया है। तो इस तरीके से ये लगातार किसी न किसी देश को आग में झोंकते रहते हैं, और वहाँ के जो सोर्सेज हैं, जो वहाँ के नेचुरल पदार्थ हैं, या जो माइनिंग के सिस्टम है, या ऑयलिंग का सिस्टम है, सारे पर कब्जा करना अमेरिका का अपना एक। और ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ग्रीनलैंड एक बिल्कुल शांत जगह है और उस पर भी अब अमेरिका की नजर टिक चुकी है। अमेरिका वहां पर भी अपना बेस बनाना चाहता है और ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहता है। तो अमेरिका की जो रणनीति है या जो राजनीति है वो लगातार दूसरे कमजोर को दबाने की, दूसरों पर कब्जा करने की और अमेरिका का लगातार विस्तार करने की रही है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि G7 की इमरजेंसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, पेरिस में होने वाले मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। मैक्रो को कर रहे हैं मेजबानी, और इसके साथ ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को बड़ा झटका दे दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने इस हफ्ते पेरिस में यूरोपीय नेताओं के साथ G7 की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को
हासिल करने की कोशिश और टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव पर बात की जा सके। अगर अब ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप मैक्रो के बुलावे पर इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा है कि वो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप के मुताबिक इसकी एक वजह यह भी है कि मैक्रो जो है अधिक समय तक अपने देश का नेतृत्व नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मनाने के लिए पहुंचे हुए थे और यहां पर वो दुर्लभ मौका तब आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अपने प्रस्तावित टैरिफ को लेकर अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों से जबरदस्ती विरोध करने का सामना भी अब करना पड़ रहा है, जिसका सामना वो इस हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में खुद करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि G7 में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास देर रात को पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया है, जिसके बाद से सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आया है। पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने का ये पांचवी घटना है, जिससे पहले 17 जनवरी की शाम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे रामगढ़ सेक्टर में भी ड्रोन देखा गया था। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद से ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया था और वही 15 जनवरी को भी रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर से, 13 जनवरी को राजौरी जिले में 2 बार और 11 जनवरी को नौशेरा सेक्टर में भी देखा गया था। सांबा और पुंछ के सेक्टर में भी एक साथ 5 ड्रोन स्पॉट किए गए थे और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए LOC पर निगरानी और भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना और सुरक्षा एजेंसी हालातों पर नजर बनाए हुए है। ड्रोन से जुड़ी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आज ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। तो वहां पर वो गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका कल्याण के 100 साल पूरे होने पर गीता भवन स्वर्गाश्रम में शाम 3 बजे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम को सड़क मार्ग से हरिद्वार के लिए अमित शाह रवाना होंगे। रात्रि विश्राम हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में करेंगे और गुरुवार को पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के बाद से गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा जो है वो बेहद ही खास है और इस दौरे को लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली पहले ही ठंड की मार झेल रही है और ऐसे में अब एक और परेशानी उसके लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली है और वो है पानी की किल्लत। दिल्ली के करीब 28 इलाकों में 21 और 22 जनवरी को पानी नहीं आएगा और इस बात की जानकारी खुद जल बोर्ड ने दी है। ये कटौती बुनियादी ढांचों के रखरखाव और नई पाइपलाइनों को जोड़ने की काम की वजह से की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड की एडवाइजरी के मुताबिक सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हैदरपुर प्लांट से जुड़ी मेन पाइपलाइनों में रिपेयरिंग का काम होगा और इस दौरान कई इलाकों में इंटरकनेक्शन का काम भी होगा, जिसकी वजह से कई घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दिल्ली के 28 इलाके ऐसे हैं जो कि जल संकट से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को ये सलाह दी है कि वो पानी को किल्लत से बचने के लिए पहले से ही अच्छे से पानी को स्टोर कर ले और रोजमर्रा और पीने के पानी का खास तौर पर ध्यान रखें। जल बोर्ड ने अपील की है कि पानी को सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करें। जिन कामों में पानी ज्यादा लगता है उन्हें करने से बचें। जल बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो पानी के टैंकर के लिए लोकल कार्यालय या फिर सेंट्रल पाइपलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेट्रो फेज 5 के तहत 3 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी कर दिया है और इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के अनुमानित लागत जो है वो 14 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कुल अनुमानित लागत में से दिल्ली सरकार को 3,300
करोड़ रुपए और 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से के बजट को मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी के 47 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क के निर्माण कार्य को और रफ्तार मिलेगी। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि प्रदूषण और सड़क जाम जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही नितिन नवीन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ग्रेटर बेंगलुरु कॉरपोरेशन चुनाव के लिए पार्टी नेता राम माधव को चुनाव प्रभारी और सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी और शोभा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि करीब 4 महीने के बाद से केरल में चुनाव होने वाले हैं। विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने को लेकर नितिन नवीन का फैसला अहम माना जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ महापौर चुनाव के लिए विनोद तावड़े को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बताते चले कि कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव अस्थायी तौर पर 25 मई के बाद होगा। बता दें कि नितिन नवीन को औपचारिक रूप से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है और उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही ऐसे वक्त में पार्टी के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत हो गई है जब वो देश की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का दूसरा बैच रात को सुरक्षित भारत लौट आया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा हालातों के बीच ये वापसी छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। छात्र दुबई और शारजाह के रास्ते एयर इंडिया की फ्लाइट AI-996 और AI-930 से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सभी छात्र अपने खर्चे पर भारत लौटे हैं और अब तक 200 से अधिक भारतीय छात्र ईरान से भारत लौट चुके हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के छात्रों की है। इसके साथ ही अजरबैजान और मस्कट होकर चलने वाली कनेक्टिविटी फ्लाइट सहित सिविल एसोसिएशन सेवा पहले रद्द होने के कारण कई छात्र समय पर वापस नहीं आ पाए थे। इससे पहले 17 जनवरी को भी भारतीय छात्र ईरान से लौटे थे। ईरान में वो वहां की करेंसी रियाल के ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरने और महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर 2025 में प्रदर्शन शुरू हुआ था और देश के सभी 31 प्रांतों में हिंसा फैल गई थी, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए हैं। तो वहीं तेलंगाना में एक बार फिर से भारी संख्या में आवारा कुत्तों की मौत को घाट उतार दिया गया है। हैदराबाद में महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रंगारेड्डी जिले में 100 कुत्तों को जहर दे दिया गया है, जिससे उनकी मौत हो गई है। इससे पहले तेलंगाना में ही 500 कुत्ते को मारने का मामला सामने आया था। तेलंगाना पुलिस को शक है कि कुत्तों की हत्या पेशावर लोगों से कराई गई है। गांव के सरपंच और उनके सहयोगियों के इशारे पर 100 कुत्तों को जहर दिया गया है। पुलिस ने सरपंच समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्टेट एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इन घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने पीसीए और अधिनियम की धारा 3, 5 और धारा 11(1) और AI के तहत 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है और इसमें से सरपंच के साथ वार्ड सदस्य और ग्राम सचिव का नाम भी शामिल है। तो वहीं राजधानी में हवा की दिशा बदलने और गति तेज होने के चलते लोगों को जहरीली हवा से राहत मिली है। ऐसे में आज भी हवा जो है वो बेहद खराब श्रेणी में रही। एयर क्वालिटी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचांक 343 दर्ज की गई, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आती है। वहीं मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचांक 378 दर्ज की गई। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के अलीपुर की अगर बात करें तो यहां पर 340 रही, आनंद विहार की बात करें तो 388 रही, अशोक विहार की बात करें तो 372, आया नगर की बात करें तो 285, बवाना की बात करें तो 283, बुराड़ी में 340 और चांदनी चौक की बात करें तो वहां पर भी 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। ETU इलाके में 348, द्वारका सेक्टर 8 की बात की जाए तो यहाँ पर 376, IGI एयरपोर्ट T3 की बात करें तो यहाँ पर भी 287 रही। हालांकि दिल्ली की जो AQI है इस समय बेहद ही खराब श्रेणी में गुजर रही है। दिल्ली की हवा फिर से खराब होने की खबर सामने आई है। तो वहीं देश के उत्तरी इलाके में मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी में बता दें कि राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का अलर्ट जारी है। यहां पर 5 दिन बाद आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल कई जिले कोहरे की चपेट में है, जिस कारण विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर
तक रह गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में आज भी कोहरा छाया हुआ है। आगरा में ताजमहल धुंध में छुप गया है और अगले 5 दिनों तक यहां भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी, हाथरस समेत 5 शहरों में बारिश हुई है, जबकि अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो एक दिन पहले ओले भी गिरे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में नदी, नाले और झरने जम चुके हैं। औली में पारा जो है वो -8 डिग्री तक पहुंच गया है, जिस कारण पानी जमने लगा है। मौसम में यहां पर पूरा बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले ही होने लगा है। दरअसल यहां पर पश्चिम से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम है। जैसे ही ये एक्टिव होता है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी और तापमान में गिरावट आएगी। साथ ही पाला पड़ना और कोल्ड वेव के हालात भी बन सकते हैं। वहीं तापमान में गिरावट के साथ ही श्रीनगर में शीतलहर जारी है। IMD के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।